हमारा बेट है, दोज आर आवर प्रेफर्ड सेगमेंट रेदर देन डोमेस्टिक फोकस्ड ऑटो ओईएम्स। प्रसन्नजीत, आर व्यूअर्स जो है वो अब नाम का इंतजार करते हैं, सो ऑटो इंटेलिजेंस स्पेस में जो आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है उनमें से 2-3 नाम जो आपको पसंद हो। देखिए, जैसे एक स्टॉक है मयूर यूनिकोटर्स, उसके अगर आप देखेंगे 5 साल बाद वो ब्रेकआउट किया। तो जैसे किसी भी स्टॉक है, वो एक्सपोर्ट फोकस्ड बिजनेस है, तो 4-5 साल बाद अगर जब ब्रेकआउट करता है तब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कूलिंग के बाद उस स्टॉक्स में फिर से पोजीशन लेने के लिए अच्छा हो जाता है। तो ये एक नाम है हम मतलब जिसमें फोकस करने के लिए बताएंगे। अगर हम डेरिवेटिव साइड से देखें तो काफ़ी अच्छा बिल्डअप हमको टीवीएस मोटर में देखने को मिल रहा है, 2% का इजाफा यहाँ पे है। और जो कुछ और अन्य स्टॉक्स जो है M&M में पॉजिटिव बिल्डअप देखने को मिल रहा है और लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। आईजी मोटर्स में भी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। सो डेरिवेटिव्स को ध्यान पे रखते हुए प्रीतम, आप क्या पसंद करेंगे ऑटो स्पेस में? जी, अभी देखिए 2 व्हीलर काउंटर्स में अभी एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 4 व्हीलर्स के मुकाबले अभी देखिए अब क्योंकि क्रूड में थोड़ा दिक्कतें चल रहा है तो ये कंफ्यूजिंग स्टेट है, लेकिन फिर भी क्योंकि 2 व्हीलर्स में एक मोमेंटम है तो अब डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से भी आप देखें तो मैं 2 व्हीलर काउंटर्स ज्यादा प्रेफर करूंगा। उसमें मुझे 2 नाम जो सबसे अच्छा लगता है जो अभी मोमेंटम है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि सर ने अभी बताया तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो वहां पे दिखाई देगा कि यहाँ पे जो मोमेंटम है जो अभी चल रहा है, अब देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास है टीवीएस मोटर्स भी, अब बजाज ऑटो भी देखेंगे लगभग 52 वीक हाई के आसपास है। तो ये 2 काउंटर्स अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है और डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो ये 2 काउंटर में अगर आप बने रहते हैं तो आशा करता हूँ टेम्पोररी शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको यहाँ पे थोड़ा मुनाफा होते हुए दिखाई दे। और बाकी जो 4 व्हीलर काउंटर्स हैं ये आप देखेंगे अशोक लीलैंड, बाकी एस्कॉर्ट्स, कुबोटा एंड बाकी सारे जो अन्य काउंटर्स हैं, मारुति सुजुकी, ये अब एक बेस बना के धीरे धीरे बेस बनाने की कोशिश यहाँ पे चल रहा है। तो ये इस सारे काउंटर्स में जो 4 व्हीलर्स है यहाँ पे आप धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर पे पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन सर ने जैसा कहा है कि यहाँ पे मोमेंटम अभी आने में थोड़ा यहाँ पे देर मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे होगा। तो उस हिसाब से आप अभी ऑटो काउंटर में रहना चाहते हो तो या तो आप एंसिलरी में देखिए और मोमेंटम में रहना चाहते हो तो अभी जो 2 काउंटर में मोमेंटम है आपको वहां पे रह सकते हैं। जी ओके, अगर हम देखें स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई पे इस समय कामकाज कर रहे हैं उसमें रेडिंगटन सबसे ऊपर है, हमने उस पर चर्चा कर ली है। टीवीएस मोटर ये भी ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है। सन फार्मा, डीवीज लैब दोनों ही स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है। नेस्ले, मैरिको, एफएमसीजी से जुड़ी हुई 2 कंपनियां ऑल टाइम हाई पे बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है क्योंकि एफएमसीजी स्पेस बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन कंजम्पशन स्टोरी हमारे देश की सबसे बड़ी स्टोरी है जिसपे ये स्टॉक्स जो है प्योर एफएमसीजी प्लेस निर्भर करते हैं। मॉनसून हालांकि डेफिसिट था लेकिन जुलाई में थोड़ी बहुत भरपाई हुई है, स्प्रेड आउट भी ठीक ठाक ही है। तो जो चिंताएं थी कि बहुत ज़्यादा डेफिसिट होगा वो थोड़ी बहुत कम हो रही है, जिसके चलते हमने इनमें काफ़ी अच्छा रुझान देखा है एज फार एज एफएमसीजी कंसर्न। और दूसरे नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन डाबर के नतीजों ने कल निराश किया है। डाबर एज अ स्टॉक इज़ नॉट डूइंग वेल। आज वो लाल निशान में कामकाज कर रहा है। मुनाफे में 15% का इजाफा देखने को मिला, 15.3% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। रेवेन्यूज अप 10.6%, एबिटा इज अप 11%। मार्जिन्स जो है वो 19.7 के आसपास है, विज़ाविज़ 19.6 ईयर ऑन ईयर। मार्जिन में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा। वहीं अगर डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ देखी जाए तो 5% है, जो करीबन 6 से 8% का अनुमान लगाया जा रहा था। तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है हम हमेशा एफएमसीजी प्लेस में देखते हैं कि कितनी खपत कितनी हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट डाबर की तरफ से आया है। लेकिन नेस्ले के नतीजे हमको काफ़ी अच्छे देखने को मिले, उसके बाद एक अच्छा मूव भी हमने इस स्टॉक में देखा है। सो एफएमसीजी एज ए स्पेस, प्रसन्नजीत आपको कैसा लगता है? FMCG is a defensive space, so obviously that's an all-weather portfolio bet for any investor. But उसमें से भी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखें, जैसा आपने नाम ही लिया, कुछ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है, कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली इट्स ऑल अ कंपनी स्पेसिफिक सिनेरियो। मतलब ऐसा नहीं है आप किसी भी FMCG कंपनी में अभी आग बंद करके इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। और एक स्टॉक का मैं नाम बताना चाहूंगा इसमें, जैसे बजाज कंज्यूमर, ये भी अगर आप देखेंगे एक मल्टी ईयर हाई को ब्रेक किया। तो इसमें क्या है, बजाज कंज्यूमर में ये कंपनी स्पेसिफिक टेलविंड है। ये ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सेक्टर का टेलविंड से चल रहा है, ये कंपनी स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन, कंपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च, कंपनी स्पेसिफिक मार्जिन हाइक, ये सब के कारण ये मल्टी ईयर हाई में है। रिजल्ट भी अच्छा खासा हुआ। तो इसीलिए आपको एफएमसीजी में स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। नेस्ले इज अ प्रूवन नेम। अगर आप डिफेंसिव खेलना चाहते
चाहते हो लॉन्ग टर्म में 1 साल 2 साल 3 साल, नेस्ले इज अ वेरी गुड कंपनी। और बाकी जो है मतलब जो उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे उससे तो थोड़ा अवॉइड रहना चाहिए। ओके, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दोनों ही स्टॉक को देखिएगा प्रीतम। दोनों ही स्टॉक्स के चार्ट्स थोड़ा बहुत निराशाजनक लग रहे हैं पोस्ट अर्निंग्स, लेकिन क्रूड से बहुत जुड़े हुए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल क्रूड का इस्तेमाल जो होता है पेंट बनाने में लगता है। तो जब क्रूड भगता है तो ये गिरते हैं, लेकिन जब स्टेबल हो जाता है तो कहीं ना कहीं, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस रही है एशियन पेंट के स्टॉक से। अब क्या करना चाहिए एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स, कुछ लगता है दम? यस मैम, एक्चुअली देखिए पूरे पेंट काउंटर्स में देखिए क्योंकि क्रूड से रिलेटेड है, तो जब तक क्रूड में एक सुस्ती नहीं आ जाता तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटी है। अब देखिए बहुत देर से एशियन पेंट भी देखिए, बर्जर पेंट भी देखिए, एंड पूरा अगर पेंट काउंटर्स को देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ही चल रहा है। रेंज थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे अगर आप मोमेंटम प्ले भी करना चाहते हो तो वो बर्जर पेंट में एक बार हो सकता है, लेकिन एशियन पेंट क्योंकि प्रूवन नेम है एंड लार्ज कैप है, तो यहाँ पे आप मोमेंटम भी प्ले उस तरह से आप नहीं कर सकते हो। तो मेरा सलाह यहाँ पे रहेगा कि जो पेंट्स काउंटर है यहाँ से अब अगर थोड़ा दूर रहेंगे तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अच्छा होगा कि जब तक क्रूड ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि पेंट्स काउंटर में ज्यादा कोई हलचल आपको नजर आएगा। तो अभी दोनों काउंटर से थोड़ा दूर रहने का सलाह रहेगा। प्रीतम, दो और स्टॉक्स देखिएगा, एक मॉइल जहां नतीजों के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है MOIL, और दूसरा सिंजीन जो नतीजों के बाद 8% नीचे लुढ़का था, थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश में है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या होगा? जी मॉइल देखेंगे वीकली चार्ट में एक लगभग एक बेस के आसपास आ चुका है, एंड सपोर्ट जो इस लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है 263 के आसपास, और इसी लेवल पे एक डेड कैट बाउंस मैं कहूंगा, डेड कैट बाउंस यहाँ पे एक आता हुआ दिखाई दे रहा है। और काउंटर में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो मेरा सलाह रहेगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप पोजीशन कोई ना बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी एक मोमेंटम आ रहा है और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जो रेजिस्टेंस है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 336 के आसपास, मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा एंड 330 तक आने का पॉसिबिलिटी लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ रहने का सलाह नहीं रहेगा। और सिंजीन इंटरनेशनल की बात करें तो ये काउंटर्स भी देखिए ऊपर से बहुत नीचे आ चुका है, एंड रिसेंटली जो मेजर सपोर्ट यहाँ पे एक लेता हुआ दिखाई दे रहा था मार्च 2026 को जो लगभग 380 के आसपास है, अब उस लेवल को वापस से टेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर यहाँ से और थोड़ा नीचे जा सकता है। अब इस लेवल को अगर काउंटर तोड़ देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे लग रहा है कि 270 के आसपास। तो इस काउंटर में भी आपको लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म में रहने का सलाह मेरा नहीं रहेगा। अगर दोनों काउंटर में आप कंपैरिजन करें तो मोमेंटम एक ट्रेडिंग आप मॉइल में करके जा सकते हो, वो शॉर्ट टर्म के लिए 330 तक आने का पॉसिबिलिटीज है। जी प्रसेनजीत, व्हाट इज योर व्यू ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज? नतीजे ठीक ठाक ही थे लेकिन उसके बाद भी उभर नहीं पाया, IPO का सबको इंतजार है, क्या करना चाहिए? रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए अभी इतना बड़ा कंपनी है, ऑब्वियसली जैसे ही जियो का IPO आएगा उसमें तेजी दिखेगा। एंड रिलायंस ऐसा है कि ग्लोबल मतलब अनसर्टनिटीज जो है ऑयल प्राइस उससे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो इसीलिए डिस्पाइट गुड प्राइस गुड रिजल्ट एंड ऑल इसमें उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ अभी तो मतलब ओवरऑल चार्ट देख के मुझे ये नहीं लग रहा है कुछ सस्टेनेबल मोमेंटम का पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर, क्योंकि ओवरऑल पिछले 1 साल से डाउन ट्रेंड में ही है। तो इसीलिए अभी हम तो अवॉइड कहेंगे फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, डिस्पाइट अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए देखिए 1-2 साल 3 साल तो दैट्स अगेन ग्रेट इन्वेस्टमेंट बेट। प्रसन्नजीत, आप अभी कितने % कैश पे है? हाउ मच कैश आर यू सिटिंग ऑन राइट नाउ कि सब इन्वेस्टेड है? और अगर इन्वेस्टेड है, एनी स्पेसिफिक सेक्टर्स जो आपको बहुत पसंद है जहां आप अपना इन्वेस्टमेंट रोटेट कर रहे हैं इस समय? देखिए अभी एज ऑफ नाउ हमारा कैश पोजीशन है अराउंड 10 to 12%। अभी सबसे जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में अराउंड 50% मेरा फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोसिस यही सब सेगमेंट में है, बिकॉज जो मैंने पहले भी कहा कि 2026 में फार्मा विल बी आवर प्राइमरी बेट, एंड आफ्टर फार्मा देयर आर फ्यू टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, नॉट IT स्टॉक्स, फ्यू टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स, सेमीकंडक्टर कुछ प्रॉक्सी, तो ये सब स्टॉक्स से भरा हुआ है। 12% तो बहुत होता है। अभी भी आप लगता है कि मार्केट में कॉशियस अप्रोच के साथ ही हैं, राइट? हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो आप मेरा जो पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में है। आवर फंड इज ऑल अबाउट स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप इंडेक्स के तरफ अगर आप देखेंगे इसमें काफी तेजी आया था पिछले 2-3 महीने में। अब तेजी आने के बाद अब वो थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन या करेक्शन में जा रहा है। तो
लग रहा है कुछ टाइम तक मतलब कंसोलिडेशन में रहेगा बिफोर द नेक्स्ट अप मूव। तो जब तक नो कंसोलिडेशन रेंज से निकल रहा है तब तक हम तो ये ऐसा 10% के आसपास कैश पोजीशन रखना चाहेंगे। अगर स्मॉल कैप माइक्रो कैप इंडेक्स जो है इस कंसोलिडेशन से अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ तो अगेन नो कैश पोजीशन हम घटा देंगे। बट ये स्मॉल कैप माइक्रो कैप इंडेक्स अगर डाउनसाइड में ब्रेकआउट मतलब ब्रेक डाउन हो गया तो देखें उसी कैश को फायदा में आएगा। सो माइक्रो कैप में आप क्या खरीद रहे हैं, विच स्पेस एंड विच स्टॉक, इफ यू कैन शेयर अ फ्यू? जो स्टॉक्स हमने ऑलरेडी बताया कि ओलिवर्स लाइफ साइंस जो फार्मा में है वो ऑलरेडी एक माइक्रो कैप फार्मा नेम है। जो ग्लैंड फार्मा हमने ऑलरेडी बताया दैट्स ऑलरेडी अ स्मॉल कैप, उतना भी स्मॉल कैप नहीं है, स्मॉल मिड कैप के आसपास का कुछ है। अच्छा प्रसन्न जी, देखो स्टॉक को देखिए, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद चार्ट 7% अप, 7.5% अप, यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। चेन्नई पेट्रो ये भी एक स्टॉक है जो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, 3.25% आज है, 1252 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सो बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज एंड चेन्नई पेट्रो ऑन चार्ट्स। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इसको चार्ट में जैसे देख रहा हो कि अभी भी ये स्टॉक मूवमेंट तो आया बट अभी भी वो 200 डीएमओ जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। हाँ, तो मेरे हिसाब से एक मतलब बेसिक इन्वेस्टमेंट अगर आप 1 महीने 2 महीने अगर अब लंबा भी देखेंगे तो एक फंडामेंटल चीज हम हमेशा याद रखते हैं कि जब तक ना कोई स्टॉक 200 डीएमओ को क्रॉस कर रहा है तब तक उसमें इन्वेस्ट नहीं करना ही बेहतर है, चाहे कितना भी इंट्राडे में अपसाइड आए या ना आए, क्योंकि वो जो लेवल है 200 डीएमए वहां से एक रेजिस्टेंस। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर अभी का प्राइस आप देखेंगे 2230 पे चल रहा है, 200 डीएमए कुछ ऊपर ही है, 2270 के आसपास है। तो जब तक ना वो लेवल क्रॉस करके स्टेबल हो रहा है तब तक तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। ओके प्रीतम, चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल। जस्ट अ मिनट मैम। या श्योर। यस, चेन्नई पेट्रो में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास काउंटर भी ट्रेड कर रहा है। बहुत क्रूड रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई दिया है, लेकिन काउंटर यहाँ पे देखेंगे लगातार ऊपर ही आते जा रहा है। वीकली चार्ट में भी देखे, डेली चार्ट में भी देखे, लेकिन एक चीज जो यहाँ पे रहेगा कि काउंटर बहुत ही हाई वोलाटाइल है और अभी जो लेवल पे काउंटर ट्रेड कर रहा है और क्रूड का जो अभी नया यूएस एंड ईरान में जो नया एस्केलेशन एक दिखाई दे रहा है, इसके चलते मेरा सलाह रहेगा कि यहाँ पे जो मोमेंटम है अभी इससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे आप देखेंगे ज्यादातर जो कैंडल्स यहाँ पे टॉप के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें वीक बहुत ज्यादा है, अपर वीक बहुत ज्यादा है अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो इस वजह से मेरा सलाह यहाँ पे रहेगा, अगर काउंटर आपको थोड़ा डिप में यहाँ से मिलता है वो भी लगभग 1150, अगर इस लेवल के आसपास मुझे वापस से काउंटर मिलता है 1100 एंड 1150 के आसपास, तो यहाँ पे एक मोमेंटम मोमेंटम पोजीशन आप यहाँ पे बना के जा सकते हो। बाकी काउंटर मुझे चार्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। ग्लोबल जो सिनेरियो है उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे थोड़ा आप पोजीशन हल्का रख के जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा था MRPL। जी, एमआरपीएल भी एक ऐसा काउंटर था जहां पे आप देखेंगे एक बढ़िया मोमेंटम में काउंटर चल रहा था। इतना ग्लोबल क्रूड रिलेटेड टेंशंस आया है उसके बावजूद अब देखेंगे काउंटर मेजर जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर ही जा रहा है। 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 100 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए 20 एंड 50 डीएमए को सस्टेन करने की कोशिश चल रहा है और मुझे लगता है कि ये काउंटर अभी अच्छा पोजीशन में है। ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा कंफर्मेशन आपको तब मिलेगा अगर क्रूड में थोड़ा सुस्ती आ जाता है, पर अभी मोमेंटम की बात करें तो काउंटर भी मोमेंटम में है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप मोमेंटम प्ले करके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में काउंटर 185 तक आपको आता हुआ दिखाई देगा। एक स्टॉप लॉस जो 50 डीएमए के आसपास है 160 के आसपास, वहां पे आप मेंटेन करके अभी जिनके पास है वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जी, आज दोनों ही अपस्ट्रीम कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्रूड ने एक बार फिर उछाल मारी है। जब क्रूड ऊपर जाता है तो अपस्ट्रीम कंपनीज को फायदा होता है, जब क्रूड नीचे आता है तो अपस्ट्रीम कंपनी को नुकसान होता है। वैसे ही अपोजिट ओएमसीज के साथ होता है, क्रूड ऊपर जाता है तो ओएमसीज को नुकसान होता है, क्रूड नीचे आता है तो ओएमसीज को बेनिफिट होता है। सो ये रिलेशनशिप आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज हमने बैंकिंग स्पेस की बात नहीं की क्योंकि बहुत सुस्ताया हुआ है बैंकिंग स्पेस और बैंक निफ्टी भी आज दबाव में ही लग रहा है, लेकिन दो दिग्गज बैंक दो वर्टिकल्स के यानी कि SBI फ्रॉम द PSU बैंकिंग स्पेस एंड HDFC फ्रॉम द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, दोनों ही स्टॉक्स हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, बाकी सब ऑल फॉल डाउन है। तो दोनों ही स्टॉक्स के बारे में पूछूंगी प्रसन्नजीत, बैंकिंग स्पेस में आप क्या कर रहे हैं?
बैंकिंग स्पेस में वी आर नॉट दैट पॉजिटिव, मेनली अगर लार्ज कैप बैंकिंग का बात करें, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत दिन से डाउन ट्रेंड में है, नॉट ओनली ओवरऑल सेक्टोरियल इशू बट द इंटरनल इश्यूज, लॉट ऑफ कंप्लायंसेस इश्यूज आर कमिंग अप। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक अगर कोई शॉर्ट टर्म 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए अगर कोई देखेंगे तो अवॉइड ही रहेगा। बट हाँ, कोई अगर लॉन्ग टर्म 2-3 साल का प्ले अगर करना चाहे, वैल्यूएशन काफी रिजनेबल लेवल पे आ गया, तो फॉर 2-3 years पर्सपेक्टिव एचडीएफसी बैंक कैन स्टिल बी अ गुड बेट बट नॉट अ शॉर्ट टर्म बेट। ओके, लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमको निफ्टी को देखना है अपने लेवल्स को क्रॉस करते हुए और हायर लेवल्स की तरफ जाते हुए, तो बैंकिंग की परफॉर्मेंस को सुधारना बहुत ज़रूरी होगा। और वहीं हम देख रहे हैं कि बैंकिंग की जगह इस समय आईटी ले रहा है। अब आईटी इतना सक्सेसफुल रहता है या नहीं, वो देखना बाकी रहेगा, पर बैंकिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर हमको निफ्टी को 25,000 के पार देखना होगा। सो प्रीतम, आपके रडार पे कौन से शेयर है? अच्छा, 2 स्टॉक्स में आपसे पूछना चाहूंगी प्रीतम, बिफोर यू गिव योर प्रेफरेंस लिस्ट। वेदांता ऑयल एंड गैस शेयर्स रिजल्ट्स के बाद गिरावट 4% की, और वेदांता पावर डाउन 3% पोस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि ये द कंपनी स्विंग्स इनटू नेट लॉस, वहाँ पे प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन द स्टॉक इज डाउन। सो वेदांता ऑयल एंड गैस एंड वेदांता पावर। वेदांता ऑयल एंड गैस, जी वेदांता ऑयल एंड गैस, अब दोनों काउंटर्स अगर देखें, अभी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। रिसेंटली डिमर्ज हुआ था। अब काउंटर में एक बेस से 32 के आसपास ऑयल एंड गैस में एक उछाल आया था, लेकिन वो भी अब फेक होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड मोमेंटम थोड़ा सुस्ताता दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए, अगर वेदांता का वैसे भी अगर फंडामेंटली देखें तो सारे काउंटर्स मुझे बढ़िया लगता है फंडामेंटली, लेकिन अभी के लिए अगर चार्ट में देखा जाए तो काउंटर में मोमेंटम मुझे आता हुआ शॉर्ट टर्म पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ पे आपका पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा 30 के आसपास, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप काउंटर को होल्ड कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि ये काउंटर ज्यादा चलेगा। यहाँ पे एक टाइम करेक्शन में काउंटर मैं जाता हुआ देख पा रहा हूं। और साथ में वेदांता पावर की बात करें तो ये काउंटर लगातार लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए नीचे ही आ रहा है। तो यहाँ से कोई भी आपको डेड कैट बाउंस एक बार मिले तो आप यहाँ से निकलने का सोचिए। और काउंटर अगर यहाँ पे बेस एक बनाता भी है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे चलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो और एक लेवल मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर इसके ऊपर वीकली लेवल पर आपको कोई क्लोज मिलता है तो हो सकता है कि काउंटर में यहाँ पे एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे। लेवल होगा 36 के ऊपर अगर काउंटर एक वीकली लेवल पे क्लोज दे तो हो सकता है कि काउंटर में 40 के आसपास एक काउंटर हाई लगाए, तब जाके यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए काउंटर देखिए कि लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो अगर आपके पास वो पेशेंस एंड वो सहन करने का क्षमता है तो बिल्कुल यहाँ पे आप बने रहिए, क्योंकि लेवल्स मुझे नीचे की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ पे मैं स्टॉप आपको सजेस्ट करूं। आपकी प्रेफर्ड स्टॉक्स? जी, इस लेवल पे अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो ये काउंटर जो है सिप्ला, ये फार्मा काउंटर से आप देखेंगे, फार्मा एंड आईटी दो सेक्टर है जो अभी एक मोमेंटम में चल रहा है। और सिप्ला में बहुत सारा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपको आता हुआ दिखाई देगा, रिजल्ट भी अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है। तो सिप्ला एक काउंटर है जो अभी मोमेंटम में भी है। तो इस काउंटर में आप अगर व्यू थोड़ा लंबा रखना होगा, ये शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म का पोजीशन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे आप थोड़ा अगर 1 से 2 साल का व्यू रखेंगे तो फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि काउंटर ऑल टाइम हाई उससे भी ऊपर आता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे भी फार्मा काउंटर ये पूरा साल आपको चलते हुए दिखाई देगा। हो सकता है कि आने वाले साल में भी आपको यहाँ पे काउंटर में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे। अब देखिए, काउंटर क्योंकि थोड़ा धीरे चलता है तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट बनता है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम देके जाना पड़ेगा। अब फंडामेंटली काउंटर बहुत ही बढ़िया लगता है। टेक्निकली भी देखेंगे तो लोअर लो हाई एंड हायर लो बनाते हुए ऊपर आ रहा है एंड मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही चल रहा है। तो इसीलिए ये काउंटर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस लेवल पे एंड चार्ट में जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक पोजीशन बना के चलिए आप। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, वो रहेगा जो 335 इस लेवल पे। शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई रहना चाहता है, शॉर्ट टर्म मतलब अगर 6-8 महीने का व्यू है, तो इस लेवल पे एक स्टॉप लॉस। एंड अगर आपको और थोड़ा ज्यादा देर से आप रहना चाहते हो या फिर थोड़ा ड्यूरेशन आप ज्यादा रखना पसंद करेंगे तो